Hello everyone, how are you all? So, here I am back with your EVS teacher, with your EVS subject. So, today we are going to start a very new chapter, chapter number 11, Farming and Food. So, in this chapter, we will learn about farming, that how farmers do farming, how they started farming and what they lead to. ठीक है, कैसे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी, फिर क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, एंड जो फूड वो ग्रो करते हैं वो कैसे हमें मिलता है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल talk about farmers, the life of farmers, okay, that we will see in this chapter. So firstly, what you need to do if you want to understand or if you want to learn more about farmers, you need to see movie. So whatever movie you want to see related to farmer, you can see, but the two movies suggested here are Mother India in 1957 or Upkar in 1967 was released related to the farmers. ठीक है, the life of farmers, फार्मर की लाइफ से रिलेटेड देयर आर टू मूवीज़ हैं जो 1957 एंड 1967 में रिलीज़ हुई थी, एंड दैट वाज मदर इंडिया और उपकार. ठीक है, यू कैन सी ऑन बोथ ऑफ देम मूवी और एनी ऑफ द मूवी. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मूवी आप देख सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि फार्मर्स की लाइफ कैसे होती है. ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ दे फेस, क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है. ठीक है, फार्मर्स की लाइफ में कौन सी डिफ़िकल्टी होती है, दैट यू हैव टू सी इन दिस मूवी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मूवी. नाउ वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इन अ डे. ठीक है, एंड द लॉट ऑफ दीज फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स. डेली इन अ डेली लाइफ, रोज़ जो भी हम फूड ईट करते हैं उसमें डिफरेंट फूड्स ईट करते हैं, राइट. लाइक समटाइम्स वी ईट फ्रूट्स, sometimes we eat vegetables, sometimes we eat pulses, rice, wheat and many more things. ठीक है, all these things we eat. तो most of the things we eat, जो भी डेली लाइफ में हम चीज़ें ईट करते हैं उसमें से ज़्यादा चीज़ें प्लांट से मिली हैं हमें. किससे मिली हैं? प्लांट से. प्लांट से वो चीज़ें ग्रो करती हैं. सो क्रॉप्स, व्हाट इज़ क्रॉप? प्लांट्स ग्रोन फॉर फूड, फूड के लिए जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और व्हाट वी कैन से कि प्लांट से जो हमें फूड मिलते हैं. ठीक है, जो भी प्लांट्स फूड के लिए हम ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप्स. ठीक है, आर कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स हु वर्क इन फील्ड्स. ठीक है, तो क्रॉप्स कौन ग्रो करता है? फार्मर्स, जो फील्ड में वर्क करते हैं, जो खेत में वर्क करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, फार्मर्स, वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को. ठीक है, दिस प्रैक्टिस ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर. तो ये जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन है, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, फूड ग्रो करते हैं, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्रॉप्स को या फिर फूड को ग्रो करते हैं, लार्ज स्केल मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में. ठीक है, तो उस प्रैक्टिस को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. ठीक है, सो दिस लाइन यू हैव टू अंडरलाइन इन योर बुक्स. Practice of large scale cultivation of crops is known as agriculture. This you have to underline in your books. Okay everyone? Next. ठीक है, तो जो भी डेली लाइफ में हम फूड ईट करते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से. एंड वो फूड कौन ग्रो करता है, वो प्लांट्स कौन ग्रो करता है? फार्मर्स. उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप्स. ठीक है, तो जब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फूड को ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. उस प्रोसेस को वी कॉल एग्रीकल्चर. दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर देन एंड नाउ. नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस कि एग्रीकल्चर पहले, देन मीन्स पहले, पहले एग्रीकल्चर कैसे होता था, एंड नाउ, अब एग्रीकल्चर कैसे होता है. दैट वी विल सी हेयर इन दिस टॉपिक. In olden days,
ह्यूमंस लेड द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स इन फॉरेस्ट। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन हैं फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, कैसी लाइफ रहते थे कि हंट करना है उन्हें, एनिमल्स को गैदर करना है एंड ईट करना है। ठीक है, सारे हंटर्स मतलब ह्यूमंस जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको कुछ फूड तो चाहिए ईट करने के लिए, तो वो क्या ईट करते थे, एनिमल्स को हंट करके, एनिमल्स को किल करके एंड देन उनको ईट करते थे, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, दे लिव्ड एंड कलेक्टेड फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। फिर जब वो फॉरेस्ट में रहते थे तो वो और क्या करने लगे, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते थे, प्लांट्स होते थे, उनमें से फ्रूट्स एंड बेरीज उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया एंड एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट किया फॉर फूड। फूड के लिए एनिमल्स को हंट करना उन्होंने स्टार्ट किया। लेटर दे लर्न्ड दैट द सीड्स ऑफ अ प्लांट कैन बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या सोचा, एक दिन क्या हुआ, कोई अर्ली मैन था, कोई ह्यूमन था, वो फ्रूट ईट कर रहा था। ठीक है, जब उसने फ्रूट ईट कर लिया तो उसका सीड उसने वहीं फेंक दिया। थोड़े दिन बाद, अप्रॉक्स 1 मंथ और 2 मंथ्स बाद, उसने देखा कि उस सीड में से एक प्लांट ग्रो कर रहा है। सो व्हाट दे लर्न कि जो भी फ्रूट्स वो ईट करते हैं उसमें क्या होते हैं, सीड्स। जो भी फ्रूट्स वो ईट करते हैं उसमें क्या होते हैं, सीड्स। अगर उस सीड को सॉइल में सो कर दिया जाए, अगर उस सीड को सॉइल में डाल दिया जाए तो उससे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये ह्यूमंस ने सीखा। ठीक है, दस बिगेन दियर लाइफ एज फूड प्रोड्यूसर्स। तब उस पॉइंट से, उस टाइम से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई एज फूड प्रोड्यूसर्स। मीन्स फूड बनाने वाले, फूड प्रोड्यूस करने वाले, फूड बनाने वाले, फूड प्रोड्यूस करने वाले इज फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फूड प्रोड्यूस करने वाले इज फूड प्रोड्यूसर्स। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट, जब उन्होंने सीड से प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, तब से उनकी लाइफ एज फूड प्रोड्यूसर स्टार्ट हुई। ठीक है, Initially, they just threw a handful of seeds on a patch of open land and waited for the crop to sprout. ठीक है, इनिशियली, अब जब उन्होंने सीड से प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या सीखा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना एक हैंड में, मतलब अपने एक मुट्ठी भर के सीड्स लिए। हैंड फुल ऑफ सीड्स मतलब मुट्ठी भर के सीड्स लिए। ठीक है, उसको ओपन लैंड में डाल दिया। ओपन लैंड मीन्स जो खुदी हुई लैंड थी ना, जिसमें जगह थी, उसके एक पार्ट में, सपोज दिस कंप्लीट इज़ अ लैंड है ना, इसके एक छोटे से पार्ट में उन्होंने वो हैंड फुल ऑफ सीड्स डाल दिया। मीन्स मुट्ठी भर के सीड्स के डाल दिए उन्होंने। एंड फिर वेट करने लगे कि कब उसमें से क्रॉप्स में से प्लांट्स ग्रो करें, कब क्रॉप्स में से स्प्राउट हो, मतलब कब क्रॉप्स में से प्लांट्स ग्रो करें। ठीक है, आफ्टर मैनी ईयर्स, फिर बहुत सालों बाद क्या हुआ, ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव अ सेटल्ड लाइफ नियर रिवर बैंक्स। फिर फॉरेस्ट से ह्यूमंस ने एक सेटल्ड लाइफ, धीरे धीरे करके अपनी सेटल्ड लाइफ को मैनेज किया। मीन्स अपनी लाइफ को सेटल किया, अपने लिए हाउस बनाया, अपने लिए जगह ढूंढी कि हमें यहीं रहना है, इधर उधर घूमना नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ कहाँ सेटल करी, रिवर बैंक्स के पास, मतलब नदी किनारे, रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल किया। वेयर द सॉइल वॉज फर्टाइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज अवेलेबल। तो जहाँ पर सॉइल फर्टाइल थी, फर्टाइल मतलब बहुत अच्छी सॉइल थी जिसमें क्रॉप्स आराम से ग्रो कर सकते हैं, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर था, मीन्स बहुत सारा पानी अवेलेबल था। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स बहुत सारा वाटर अवेलेबल था, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है, ग्रो करना होता है, तो उसमें वाटर भी हमें देना पड़ता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उनको देना पड़ता है टू ग्रो क्रॉप्स और टू ग्रो प्लांट्स। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर भी अवेलेबल था टू ग्रो क्रॉप्स।
दे यूज्ड हैंडमेड स्टोन टूल्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो फिर उनको टूल्स की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा, जैसे हमें पता है प्लाव और ऐसे करके बहुत ज़्यादा टूल्स आते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इनिशियली जब उनको ज़रूरत थी तब तो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, स्टोन से हैंडमेड टूल बनाया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, स्टोन से हैंडमेड टूल बनाया। लेटर फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज बुलक्स एंड ऑक्सन टू प्लाउ फील्ड्स। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि हम एनिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कौन से एनिमल्स को यूज़ किया, दे यूज्ड बुलक्स एंड ऑक्सन, फील्ड को प्लाव करने के लिए, फील्ड को खोदने के लिए। फील्ड में गड्ढा करेंगे, खोदेंगे, तभी तो उसमें सीड्स डाल पाएंगे, राइट। तो फील्ड को प्लाव करने के लिए उन्होंने बुलक्स और ऑक्सन को यूज़ किया। ओके, देन कम्स फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि इनिशियली फार्मर ने कैसे स्टार्ट किया अपनी फार्मिंग को, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को कैसे डेवलप किया। नाउ वी विल सी कि इंडिया में फार्मिंग कैसे होती है। इंडिया में पीपल को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, एंड इंडिया में फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है, किस किस तरीके की होती है। सो नाउ about 70% of the population of our country lives in villages and is engaged in agriculture। तो हमारे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, मीन्स इंडिया में जितने लोग हैं उसका 70% पीपल जो हैं वो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। 70% ऑफ पीपल कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। ठीक है, और वो विलेजेस में रहकर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मिंग करते हैं, राइट, फार्मिंग करते हैं, राइट, एग्रीकल्चर। अंडरस्टूड। सो अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक। आपको ये अंडरलाइन करना है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस एंड इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दिस यू हैव टू अंडरलाइन इन योर बुक्स। नेक्स्ट, दे प्रैक्टिस मेनली 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो इंडिया में मेनली 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है। एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, subsistence farming and commercial farming। These are the 2 types of farming जो इंडिया में होती है। Subsistence farming क्या होती है, that we will see first। In this type of farming, small farmers barely manage to raise enough food to meet the needs of their family members। They cultivate crops to meet their personal needs। तो farmers, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो फार्मिंग सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर उनके पास सिर्फ उतना ही मटेरियल होता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही फार्मिंग कर पाएँ। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मर्स, जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए फार्मिंग कर पाते हैं, उनके पास उतना ही मटेरियल, उतना ही मनी अवेलेबल होता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही कर पाएँ। ठीक है, एंड देयर आर सेकेंड टाइप ऑफ फार्मर जो फैमिली मेम्बर्स के लिए तो करते ही हैं, प्लस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेल आउट करने से के लिए भी, और सेल आउट करने के लिए भी, सेलिंग पर्पस के लिए भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, जो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट जो फार्मर्स अपने फैमिली मेम्बर्स और बिजनेस या अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए भी ग्रो करते हैं, उस फार्मिंग को हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, जो फार्मर्स फार्मिंग बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हैं, क्रॉप्स को सेल आउट करने के लिए भी करते हैं, उनसे बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। एंड जो फार्मर्स सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए फार्मिंग करते हैं, मीन्स उनके पास सिर्फ उतना ही मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही कर पाएँ, तो उस फार्मिंग को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, यू कैन आस्क मी इन द क्लास, और एल्स यू कैन रिवाइंड द वीडियो। आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ
What measures can a farmer take to store water in the monsoons when it rains excessively? मॉनसून में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन्स एक्सेसिवली मीन्स जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो फार्मर्स अपने लिए वाटर कैसे स्टोर करते हैं? बिकॉज फार्मर्स को तो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, अपनी फील्ड में भी वाटर देना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर होना चाहिए। तो वो कैसे वाटर को स्टोर करते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, दिस you have to find out. Now, seasonal migration. What is seasonal migration? That we will see here. That we will read it out and understand. Since the farmers who cultivate crops on a small scale depend largely on the rains of farming, they can only grow their crops during the rainy season. सी, जो फार्मर्स स्मॉल स्केल पर, मतलब जो फार्मर्स थोड़ा सा ही क्रॉप ग्रो करते हैं सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, मीन्स जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, या फिर जो फार्मर्स सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए फार्मिंग करते हैं, या जो स्मॉल स्केल पे फार्मिंग करते हैं, मीन्स जो थोड़ा सा ही क्रॉप ग्रो करते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो सिर्फ रेन्स पर डिपेंड करते हैं फार्मिंग के लिए। किस पे डिपेंड करते हैं? रेन्स पर, ठीक है। जो रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे रेन होती है ना, तो सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हैं फार्मिंग के लिए। तो वो अपने क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ रेनी सीज़न में ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने क्रॉप्स को सिर्फ कब ग्रो कर सकते हैं? रेनी सीज़न में, क्योंकि वो कम्प्लीटली रेन पे डिपेंड है। तो रेन कब मिलेगी? रेनी सीज़न में। तो वो अपने क्रॉप्स को कब ग्रो करते हैं? रेनी सीज़न में। The crop is harvested after 3 to 4 months. They have to wait till the next. ठीक है, तो क्रॉप को कब हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स कब कट करते हैं? 3 to 4 months बाद, ठीक है, आफ्टर 3 to 4 months, ठीक है, 3 to 4 months बाद तक ही उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, सो क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, कब कट कर सकते हैं? 3 to 4 months बाद, जब आपने क्रॉप्स को सो किया है, जब आपने क्रॉप्स को सॉइल में डाला है ग्रो करने के लिए, उसके 3 to 4 months बाद आप क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो। दे हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट मॉनसून बिफोर दे कैन कल्टिवेट द लैंड अगेन। तो फिर उनको उसके बाद जब 3 to 4 months बाद वो सारी कटिंग कर लेते हैं, क्रॉप्स उनको मिल जाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें नेक्स्ट मॉनसून का वेट करना पड़ता है, मतलब नेक्स्ट रेनी सीजन का वेट करना पड़ता है अगेन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? ड्यूरिंग दिस पीरियड फार्मर्स माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जब वन मॉनसून में वो क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हें सेकंड मॉनसून का वेट करना पड़ता है टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस बीच में जितना टाइम है वो क्या करेंगे? उनको फूड तो चाहिए ईट करने के लिए, तो व्हाट दे डू, वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, कुछ वर्क इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, कुछ वर्क को सर्च करने के लिए कि उन्हें कुछ तो कोई जॉब तो मिल जाए, इन सर्च ऑफ जॉब, कि कुछ तो जॉब मिल जाए, उसके लिए वो अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। दे कम बैक टू दियर फार्म अगेन व्हेन द लैंड इज़ रेडी टू बी कल्टिवेटेड। फिर जब नेक्स्ट मॉनसून आता है तब वो वापस आ जाते हैं, जब नेक्स्ट मॉनसून आता है तब वो वापस आ जाते हैं अपने फार्म्स में, अपनी फील्ड पर फिर से ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को। दिस इज़ कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स। इसे बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स मॉनसून में अपने फार्म्स पर, अपनी फील्ड पर ही रहते हैं। फिर कल्टीवेशन जब हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप्स को कट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, दूसरे एरिया में जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड मीन्स अपने रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉनसून में वो वापस आ जाते हैं। तो दिस इज सीजनल माइग्रेशन। सीजनल मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग,
माइग्रेशन मीन्स अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पर जाना, दैट इज़ माइग्रेशन, ठीक है। तो सीजनल माइग्रेशन मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू द मौसम, ठीक है। So that is called seasonal migration. Hope you all have understood seasonal migration very well. Now we will see न्यू टेक्निक्स इन फार्मिंग कि फार्मिंग में अब कौन सी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। पहले तो फार्मिंग वो कैसे करते थे, हैंडमेड स्टोन से, ठीक है। हमने देखा था ना इनिशियली उन्होंने फार्मिंग कैसे स्टार्ट की थी, हैंडमेड स्टोन टूल से। फिर देन व्हाट दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स, ठीक है। ये सब चीज़ उन्होंने की। बट अब फार्मिंग में बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। नाउ व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स? With time, the human population has increased. There is a greater demand for food. अब टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया में ही आप देखो तो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग जो इंडिया में रहने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो उनको फूड की नीड होगी। फूड ज़रूरी है सबके लिए, फूड तो सबके लिए ज़रूरी है। तो जो पीपल बॉर्न हो रहे हैं, जो न्यू पीपल आते जा रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको फूड चाहिए। तो फूड की डिमांड बढ़ गई है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ क्या हुआ है, फूड की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फूड बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। टू कोप विद दिस सिचुएशन ह्यूमन्स हैव डिवाइज्ड न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो इस सिचुएशन में जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस सिचुएशन में ह्यूमंस ने न्यू टेक्निक्स बनाई फार्मिंग के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फार्मिंग के लिए, अगर फार्मिंग के लिए हम न्यू टेक्निक्स लेके आएंगे तो फूड जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा, जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। न्यू टेक्निक्स क्यों आई हैं फार्मिंग के लिए, सो दैट कि फूड प्रोडक्शन मतलब फूड जो है, क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हों और बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो हों। टुडे मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ओल्ड वंस टू इंश्योर अ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। आज की डेट में सारे जितने भी फार्मर्स हैं वो सब मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स को यूज़ करते हैं, मतलब जो न्यू टेक्निक्स आई हैं उनको यूज़ करते हैं, ओल्ड टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? ताकि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएँ। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है, ठीक है। मॉडर्न जो हम बोल रहे हैं ना कि न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, तो कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स हैं जो हमें मिली हैं, एंड व्हाट आर दे, दैट वी विल सी हियर, दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर। फर्स्टली मॉडर्न फार्म मशीनरी, ठीक है। यू कैन सी हियर ट्रैक्टर, ठीक है। इस तरीके की एक मशीन होती है जिसको हम ट्रैक्टर बोलते हैं। इससे हम इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी न्यू मशीन्स आई हैं। Farmers traditionally used farm implements such as plows drawn by bullocks and handheld sickles for harvesting the crop. तो पहले क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो एनिमल्स को यूज़ करते थे फील्ड को प्लाउ करने के लिए, फील्ड को खोदने के लिए, ठीक है। क्या यूज़ करते थे? एनिमल्स को यूज़ करते थे, या हैंड सिकल्स को यूज़ करते थे। हैंड सिकल्स जो हैं वो इस टाइप का होता है, इस तरीके का उसका एक स्टिक होता है एंड उसके आगे इस तरीके के सिकल्स ऐसे करके ऐसे बना रहता है, ठीक है। इससे वो खोदते थे, प्लाउ करते थे फील्ड को। मॉडर्न फार्म मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स इज़ अवेलेबल टुडे। तो पहले क्या होता था, उन्हें अपने हैंड से, अपनी बॉडी से, मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट अब कुछ मशीन्स ऐसी आ गई हैं लाइक ट्रैक्टर्स और कंबाइंड हार्वेस्टर्स। ट्रैक्टर्स आ गए हैं एंड ट्रैक्टर्स के साथ साथ उसमें अटैच्ड हार्वेस्टर्स भी आए हैं, मतलब कि जो क्रॉप्स को कट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मशीन्स की, वो उसमें अटैच्ड होती हैं, ठीक है। इस तरीके की मशीन्स अवेलेबल हैं।
These machines are power driven and can carry out a variety of agricultural work in a faster and more efficient manner as compared to traditional machinery. ठीक है, तो ये जो मशीन्स हैं ये पावर से चलती हैं, मीन्स इनको हम, जैसे आप कार ड्राइव करते हो, जैसे आप ट्रक ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, उसी तरीके से हम इनको ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंट टाइप का और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी फार्मर्स का वर्क ख़त्म हो जाता है एंड ईजी हो गया है. इन मशीनरीज़ की, मॉडर्न फार्म मशीनरी की हेल्प से फार्मर्स का वर्क ईजी हो गया है एंड कम टाइम में वो ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, कट कर पाते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न फार्म मशीनरी. तो ट्रेडिशनल मशीनरी के कंपैरिजन में मॉडर्न फार्म मशीनरी जो है वो जल्दी वर्क करती है एंड हेल्प करती है फार्मर्स को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. कम टाइम में ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए फार्मर्स मॉडर्न फार्म मशीनरी को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मशीनरी को यूज़ नहीं करते. गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स. अब गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब सीड्स अगर अच्छे होंगे तो ही तो उसमें से क्रॉप्स और फूड हेल्दी होगा. अगर सीड्स ही अच्छे नहीं हैं, सीड्स अगर ख़राब हैं तो क्रॉप्स तो ग्रो करेंगे नहीं, फूड हमें मिलेगा नहीं. इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि सीड्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के हैं कि नहीं हैं. फार्मर्स हु कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन अ स्मॉल स्केल मोस्टली यूज सीड्स स्टोर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स हार्वेस्ट. जो फार्मर स्मॉल स्केल पे फार्मिंग करते हैं, ठीक है, मीन्स जो थोड़े से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो करते हैं, वो अपने सीड्स यूज़ करते हैं जो प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने आपको बताया था ना मॉनसून टू मॉनसून करते हैं, तो जो उन्होंने लास्ट मॉनसून में सीड्स को, क्रॉप्स को ग्रो किया होता है, उन क्रॉप्स से जो सीड्स बच जाते हैं वही क्रॉप्स वही सीड्स वो नेक्स्ट ईयर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो अपने ही सीड्स को यूज़ करते हैं. जो स्मॉल स्केल पर फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, जो कम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वो अपने ही सीड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जो प्रीवियस ईयर उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए होते हैं उन्हीं में से जो सीड्स बच जाते हैं वही यूज़ करते हैं. दीज आर यूजुअली लो क्वालिटी सीड्स दैट गिव अ लो यील्ड. और जो सीड्स बार बार यूज़ होते हैं वो सीड्स लो क्वालिटी सीड्स होते हैं. ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिनकी वजह से क्रॉप्स भी कम ग्रो होते हैं और अच्छे ग्रो नहीं होते. मैनी हाई क्वालिटी सीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ठीक है, तो जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं, जो बहुत अच्छे सीड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो कौन बनाता है? बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, मीन्स जिनको एग्रीकल्चर के बारे में, सीड्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जिन साइंटिस्ट को, वो हाई क्वालिटी सीड्स को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, खुद से डेवलप करते हैं, खुद बनाते हैं. ठीक है, दे नॉट ओनली इंश्योर अ हायर यील्ड बट आर ऑल्सो डिसीज़ रेजिस्टेंट. ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनाते हैं सीड्स को, वो सीड्स आपको बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करके देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड उनसे कोई डिसीज़ भी नहीं होती. ठीक है, डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, मीन्स उनसे कोई डिसीजेस नहीं हो सकती. राइट, सो दिस इज़ अबाउट गुड क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स, कि जो फार्मर स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं सीड्स को, वो अपने प्रीवियस सीड्स यूज़ करते हैं, बट उनसे क्रॉप ज़्यादा अच्छे और हेल्दी ग्रो नहीं कर पाते. और उसकी जगह पर जो हमें अच्छे सीड्स मिलते हैं वो कौन ग्रो करता है? वो ग्रो करते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ठीक है, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स मिलते हैं. ठीक है, हायर यील्ड मीन्स बहुत ज़्यादा क्रॉप्स, बहुत फार्म में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एंड उनसे कोई डिसीजेस भी नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं होती. राइट, नेक्स्ट कम्स इरिगेशन. ठीक है, अब हम देखेंगे इरिगेशन.
नेक्स्ट टेक्निक इज इरिगेशन। ये है हम ये सारे हमारे चल रहे हैं न्यू मेथड्स। सबसे पहला न्यू मेथड हमने क्या पढ़ा, मशीनरी, जो मॉडर्न फार्म मशीनरी है। फर्स्ट मेथड वाज मॉडर्न फार्म मशीनरी, सेकंड वाज गुड क्वालिटी सीड्स। अब इरिगेशन हम कैसे कर सकते हैं। इरिगेशन मीन्स जो क्रॉप्स को हमें ग्रो करना है उन्हें हमें वाटर देना पड़ता है, ठीक है। जो क्रॉप्स हमें ग्रो कर रहे हैं उन्हें हमें वाटर देना पड़ता है, तो वाटर देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर इज़ मस्ट, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसून्स फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ मानसून पर ही डिपेंड करते हैं, मीन्स रेनी सीजन पर ही, रेन्स पर ही डिपेंड करते हैं। हाउएवर रेनफॉल इज़ नॉट रिसीव्ड इन एडिक्वेट अमाउंट एट ऑल प्लेसेस। तो जो रेनफॉल है वो सारी प्लेसेस पे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती। जितना उनको रेन चाहिए होता है, जितना उनको वाटर चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता हर जगह पर। कहीं कहीं तो मिल जाता है पर हर जगह पर नहीं मिल पाता। सम प्लेसेस गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वेयर एज सम गेट फ्लडेड। कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, ठीक है, जबकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर रेनफॉल इतना हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, ठीक है। ऑल्सो सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर देन अदर्स। बट जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, सारे क्रॉप्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। हर क्रॉप्स की अपनी कैपेबिलिटी होती है वाटर को एक्सेप्ट करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। जैसे कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें, अगर मैं आपकी और मेरी बात करूं, ठीक है, सपोज़ मैं 1 डे में 10 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक कर सकती हूं, आप 1 डे में 12 कर सकते हो या 6 ग्लास ऑफ वाटर ही कर सकते हो, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है एंड मेरी कैपेबिलिटी है, राइट। तो इन अ सिमिलर वे हर क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए होता है। Therefore, irrigation is important for growing crops, particularly in places which receive very little rainfall. तो इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, स्पेशली उन एरिया में जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है। अगर रेनफॉल हो रहा है, वाटर उनको अपने आप मिल रहा है तो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। बट जहाँ रेनफॉल बहुत कम हो रहा है तो उधर तो फार्मर्स को खुद को वाटर देना पड़ेगा। तो जो फार्मर्स वाटर प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं इरिगेशन, राइट एवरीवन। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि जो हर क्रॉप होता है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, सम क्रॉप्स आर देयर टू ग्रो राइस, सम क्रॉप्स आर देयर टू ग्रो वेजिटेबल्स, सम क्रॉप्स आर देयर टू ग्रो फ्रूट्स, राइट। तो सारे क्रॉप्स को अलग अलग अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, सबको एक जैसा वाटर नहीं चाहिए होता है, राइट। तो जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाता है वहाँ पर तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो कर जाते हैं, बट जहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पर फार्मर्स को खुद से वाटर को प्रोवाइड कराना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन, ओके। सो अवर थर्ड प्रोसेस इज इरिगेशन। दीज वर द 3 प्रैक्टिसेस। नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं ना खाद, हमें अपने प्लांट्स को खाद देना पड़ता है ताकि वो अच्छे ग्रो करें, तो दैट खाद इज़ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स गुड क्वालिटी के होने चाहिए सो दैट हमारे क्रॉप्स अच्छे ग्रो करें, राइट। देखो हमें पता है कि जैसे हमारी बॉडी को फूड और सब चीज़ों के अलावा, मतलब फूड तो हम डेली ईट करते हैं, मॉर्निंग में भी, लंच में भी, डिनर में भी हम फूड ईट कर रहे हैं, बट उसके अलावा हमारी बॉडी को फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं, मिल्क भी चाहिए होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स भी चाहिए होती हैं। इन अ सिमिलर वे जब क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं तो उसको सिर्फ सॉइल, वाटर, सीड्स, ठीक है, मशीन्स, इनके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर भी चाहिए होता है सो दैट दे कैन ग्रो इजीली एंड इन अ हेल्दी वे, ठीक है। तो उन्हें हमें खाद देनी पड़ती है कि वो अच्छे ग्रो करें एंड ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करें। तो वी विल सी हियर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में। वेरी फ्यू सॉइल्स हैव इनफ नेचुरल फर्टिलिटी टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स।
बहुत कम सॉइल ऐसी होती हैं जो खुद से अच्छे क्रॉप्स को ग्रो कर देती हैं, मीन्स उनकी नेचुरल फर्टिलिटी, उपजाऊ जो ज़मीनें होती हैं, हम बोलते हैं ना उपजाऊ मिट्टी है, मीन्स उसमें जो उपजाऊ होती है उसमें क्रॉप्स बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, उसे बोलते हैं फर्टिलिटी। क्रॉप्स को ग्रो करने की कैपेबिलिटी, बहुत कम ऐसी सॉइल होती हैं जो अपने आप अच्छे क्रॉप्स को ग्रो कर सकती हैं। Moreover, the nutrients in the soil are used up by plants or removed by rain. बहुत सारी सॉइल ऐसी होती हैं जिनकी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, मीन्स अगर हम एक ही सेम लैंड पर बार बार फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बार बार प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल का न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, या फिर रेन होती है तो रेन की वजह से वो न्यूट्रिएंट सारे हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, रेन के वाटर के साथ बह जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एडेड इन करेक्ट अमाउंट्स एंड एट प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमारी सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें, ठीक है, हमारी सॉइल फर्टाइल रहे हमेशा और हमारी सॉइल अच्छे क्रॉप्स ग्रो करे, ठीक है, उसके लिए हमें सॉइल को फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर देना पड़ता है करेक्ट अमाउंट में, ठीक है, करेक्ट अमाउंट में, सही अमाउंट में देना पड़ता है एंड सही टाइम पर। अगर आपको कोई डिसीज़ हो जाती है तो आपको जो मेडिसिन्स देते हैं वो करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी होनी चाहिए एंड सही टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपकी डिसीज़ ठीक हो सकती है। इन अ सिमिलर वे अगर हमें सॉइल में अच्छे प्लांट्स ग्रो करने हैं, अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे करेक्ट अमाउंट और प्रॉपर टाइम इंटरवल पे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, सो दैट जो सॉइल को बीमारी हुई है, जो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एंड हमें अच्छे से अच्छे क्रॉप्स मिल पाएँ, ठीक है। हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। ये फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं सॉइल में ताकि उसके जो फर्टिलिटी है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो पाए, ओके। नाउ सो हमने एग्रीकल्चर तो देख लिया, एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने सारी देख ली। वन वॉज मशीनरी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वन वॉज मशीनरी, second was seeds, third was irrigation and fourth was fertilizers and manures, ठीक है। तो first was machinery, second was seeds and third was irrigation, fourth was fertilizers and manures, ठीक है। तो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम अच्छे क्रॉप्स और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस यू ऑल शुड नो, दिस यू ऑल शुड मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। वॉट शुड द गवर्नमेंट डू फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स। जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं, मीन्स जो फार्मर्स कम से कम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कम क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, वॉट एवर भी द रीज़न, कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर पाते हैं या उनके पास मटेरियल कम से कम अवेलेबल होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा मशीनरी नहीं होती टू ग्रो मच लार्जर क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल लोन्स शुड बी इजीली अवेलेबल टू स्मॉल फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स। तो जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनको एग्रीकल्चरल लोन मिल जाता है, ठीक है, उन्हें लोन इजीली मिल जाता है एंड उसका इंटरेस्ट जो ब्याज लगता है उसका परसेंटेज भी कम होता है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स शुड बी इनेबल टू बाय देयर ओन लैंड सो दैट दे कैन टिल their land instead of working on other people's land. See, लोन क्यों मिलता है, ताकि फार्मर्स अपनी लैंड को बाय कर लें, अपनी लैंड को ख़रीद लें और अपनी लैंड पर ही क्रॉप्स को ग्रो करें, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, उनके पास खुद की लैंड तो होती नहीं है, तो वो किसी और की लैंड पर जाकर
क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे कि उनको जितना उनको चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए एग्रीकल्चरल लोन्स रखे हैं कि वो लोन लेकर अपनी लैंड खरीदें और अपनी ही लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो करें, ना कि किसी और की लैंड पर जाकर क्रॉप्स को ग्रो करें। तो जो भी मेहनत वो करें वो उनके लिए बेनिफिशियल हो। एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर। तो फार्मर को मतलब अगर किसी फार्मर को वाटर की प्रॉब्लम आती है कि उसके पास वाटर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है क्रॉप्स को देने के लिए, तो उसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिले क्रॉप्स को देने के लिए। हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी मेड इजीली अवेलेबल टू फार्मर्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइजेस। तो हाई क्वालिटी सीड्स जो अच्छे से अच्छे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड जो खाद और जो भी वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उन सबको हटाने के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स वगैरह उनको अवेलेबल कराने होते हैं वो भी कम से कम रेट में उनके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मर शुड बी इंश्योर्ड अ गुड प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस। तो फार्मर को मतलब वो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो फार्मर ने क्रॉप्स को ग्रो की है उसके लिए उसे करेक्ट अमाउंट मिले, ना कि कम अमाउंट मिले। ठीक है, वो श्योर करती है कि उसका क्रॉप्स कैसा है एंड क्रॉप्स के लिए उनको प्रॉपर अमाउंट मिले, ना कि कम अमाउंट मिले। सो दीज आर द थिंग्स गवर्नमेंट डू फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ये सारी चीज़ें कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, राइट? तो जस्ट read it out. Now everyone, for today's lecture this is it. Now you have to read this chapter till this part from your book and try to understand. In class I will ask some questions related to this part only. Okay, so till my next video, bye bye, take care everyone.